तो ये बताओ भाई, अब सिर्फ मैं डाउट कराऊंगा, ठीक है ना। तो जो लोग सॉल्व करके आए हैं वो डाउट पूछो, है ना, जो लोग ट्राई करके आए हैं तो वो डाउट बताओ। जिन लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर बताओ, उसका मैं ट्राई, है ना, डाउट बताऊंगा। सर क्वेश्चन नंबर 11 पूछना था। अच्छा ठीक है, तो 18 भी सर। वन बाई वन रुक जाओ। तो 11 में ये कह रहा है कि वाई हैव कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 1। तो वाई जो है आपका वो 0 1 है। अच्छा, कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई आपको दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो एक्स गिवन वाई जो है ना, अगर y इज इक्वल टू स्मॉल y लिखूं तो x गिवन y इज यूनिफॉर्म 0 y है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ क्या होगा, 1/y, जब x 0 से y में है। तो ये x गिवन y जो गिवन है, x गिवन y इज इक्वल टू स्मॉल y, दिस इज यूनिफॉर्म 0 y। पूछा क्या है, ई एक्स। तो एक फॉर्मूला आपने जान अभी देखा होगा, ई ऑफ एक्स गिवन वाई, ये होता है। अब x गिवन y जो है, या मैं डायरेक्टली लिखता कि x गिवन y इज यूनिफॉर्म 0 y, ये है। तो इसका मीन कितना होता है, तो ये बाहर रहेगा, और इसका फॉर्मूला आप लगाओगे तो a प्लस बी बाई टू, ये आ जाएगा। तो ये ई वाई अपॉन टू, अब ई वाई क्या है, y यूनिफॉर्म 0 1 है, इसका मीन होता है 1/2, तो 1/2/2 1/4, तो 1/4 इज आंसर। देखो सर हाँ जी, सर एक्चुअली 6 क्वेश्चन में डाउट आउट तो हो गए थे सारे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। 1/1 जिनका डाउट है बताओ। तो ये 11 हो गया, 11 के बाद बताओ। एक तो 18 8 8वां। रुक जाओ, तुमसे पहले कोई हाँ जी बताओ जी। 18 सर 18। अच्छा, बताओ 1/1 है ना, बताओ तो सॉल्व करते हैं जी। तो ये जो आपको कह रहा है कि x है ना यूनिफॉर्म 0 10 है, y यूनिफॉर्म 0 20 है। तो इसका अगर आप सपोर्ट देखेंगे ना, तो सपोर्ट का मतलब है कि x एक्सिस y एक्सिस। तो x की वैल्यू 0 से 10, y की वैल्यू 20। तो ये जो रेक्टेंगल है ये आपका सैम्पल स्पेस समझ सकते हैं आप, उस जैसा है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है ये कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई लेस देन 20 होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई लेस देन 20 होगा, सो 10, 20। ठीक है, सो ये हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 अगर आप बना सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 अगर आप बनाएंगे, ये पॉइंट है, मान लो यहाँ 10 है ना, तो ये पॉइंट होगा 10, 10, क्योंकि एक्स पे 10 और वाई पे भी 10। और इधर ये पॉइंट क्या है, हमें किस ग्राफ बनाना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। तो ये पॉइंट है 0, 20, x0 y 20, है ना, 0 20। तो ये है, इसको ज्वाइन कर लो रफली। सो ये जो लाइन है ना आपका, दिस लाइन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, है ना। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो 2 पॉइंट हमने देख लिया, इस पे क्या है 10, 10 और 0, 20। अब आपको बोल रहा है एक्स प्लस वाई लेस देन 20, तो ये आपका जो ब्लैक से मैं शेड कर रहा हूँ, इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए, सो डबल इंटीग्रेशन पीडीएफ ऑफ एक्स, तो एक्स यूनिफॉर्म 0 10 है, तो एक्स का पीडीएफ 1/10, पीडीएफ ऑफ वाई क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, सो 1/20 डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स, आपकी मर्जी, तो डी वाई डी एक्स सही रहेगा। अब वाई की लिमिट एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, तो लोअर लिमिट क्या है, वाई बराबर 0, अपर लिमिट क्या है, y बराबर 20 माइनस एक्स, क्योंकि ये लाइन x प्लस वाई 20 है। तो y की वैल्यू हो गई 0 से 20 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ तो x 0 है और यहाँ पे x 10 है, 0 से 10। क्या आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे? अच्छा, इतना नहीं करते तब भी हो जाता, क्या हो जाता, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन यूनिफॉर्म है ना, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ द सैम्पल स्पेस, तो ये वही आएगा। सैम्पल स्पेस का एरिया है 20 × 10, और इसका एरिया निकाल लोगे, ये क्या बोलते हैं इसको हम, इसका नाम क्या है, ट्रेपीजियम। ये दो पैरेलल साइड है ना, तो इसका एरिया कितना आएगा जी, ये हाइट 10 है, ये टोटल 20 है, टोटल मतलब ये पॉइंट 10 है, ये हाइट 20 है, ये आपका 10 है। सो क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों हैं, तो 20 + 1 30, तो हाफ इंटू 30, और हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 10, तो हाफ इंटू 30 × 10,
300 बाई 2 150, तो 150 हो गया, देख लो। तो इसको कैंसिल कर लो, 0 से 15/20, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 3/4 इंटीग्रेट करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है, देख लो। है ना, यूनिफॉर्म में क्या होता है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ जी। सर एट क्वेश्चन एक तो। हाँ हाँ, सो टी कह रहा है कि टी स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टी इज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्यूब बताओ, है ना, तो टी क्यूब का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, टी में आई थिंक मुझे लगता है जितने भी और मोमेंट्स तो जीरो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, अच्छा ई ऑफ टी जीरो होता है, ई ऑफ टी क्यूब क्या होगा जी, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आई थिंक, सारे और मोमेंट जीरो होते हैं ना इसके, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बताओ। सर मीन तो होता है 0। है ना, तो इसका जो होगा आपके पास, किसका माइक ऑन है भाई, अच्छा एक मिनट, मेरे क्या हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जीरो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना, जैसे आंसर इज जीरो, इसमें डायरेक्टली रिजल्ट है ये, ठीक है ना, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक बार चेक कर लो इसमें सारे। सर हम्म ये में फोर्थ आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा मैं एक बार चेक करता हूँ, रुको, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है ना, ओ एक मिनट एक मिनट, तो 3 with 3, तो वीके रवायत की में ना इसका स्टेटमेंट है, मैं जनरल स्टेटमेंट लिखा देता हूँ एक मिनट, क्योंकि इसमें ना डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी चक्कर है, एक्चुअली क्या होता है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये होता क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r इज 0 इफ r इज लेस देन n, तो जैसे यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ t 0 होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर जो होगा हमारे पास कितना आएगा जी, अच्छा ये एक जीरो नहीं, मतलब एग्जिस्ट, आई थिंक ये एग्जिस्टेंस की बात सर करते 3। हैं, एग्जिस्टेंस, तो यहाँ से जो वेरिएंस है वो कितना होता है, n/n-2, तो ऐसा कुछ रिजल्ट है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, ये ऑड मोमेंट के लिए कहता है शायद, है ना, लेस देन n एंड r इज ऑड, तो ये तो जीरो ही आएगा, है ना, मतलब एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं बस बीकर बाद की में डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसमें जो है ना, जस्ट बुक खोल के देख लो, टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, तो जस्ट फॉर द श्योरिटी, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एंड मोमेंट्स पे, कि कौन सा मोमेंट निकाल रहे हो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उसमें डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन है टी का, तो ये कहता है, ठीक है, देखो ये कुछ रिलेशन है इसका, जो मैं कह रहा था आपसे, कि यहाँ पे ये कहना चाहता है क्या, जो मैं थ्योरम लिखना चाह रहा था वो ये है
कि अब इसे मैच करना, ठीक है। सो ये थ्योरम क्या है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि मान लो टी जो रैंडम वेरिएबल है कैपिटल टी हैज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां n मोर देन 1 है, ठीक है। क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन में n को जब 1 रखते हैं तो स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। एंड अब ये जो मैं लिख रहा था वही मैं सही लिख रहा था, लेकिन वहां जीरो नहीं एग्जिस्ट। सो दिस एग्जिस्ट फॉर आर लेस देन n। ये एक पहला स्टेटमेंट है कि rth मोमेंट, x मतलब यहाँ t लिखा है मैंने x को, तो rth मोमेंट एग्जिस्ट फॉर r लेस देन n, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, n आपका 3 है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ आप निकाल रहे हो e ऑफ t की पावर r, और r भी आपका 3 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब जो मोमेंट है rth मोमेंट वो तब एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब थ्योरम ये याद होना चाहिए आपको, तो ये इसके लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। जिनके पास वीके रोहतगी की बुक है, अब 267 पेज पे थ्योरम नंबर 3 है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दिस, ये कब एग्जिस्ट करेगा, फॉर r लेस देन 3, क्योंकि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और यहाँ आपको e ऑफ t3 पूछ दिया। सो e ऑफ t3 क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ठीक है ना। सो यहाँ पे हम मिस कर रहे थे, ठीक है, देख लो अब। सो ये रिजल्ट है, आगे फर्दर रिजल्ट है। सो जो ऑड मोमेंट है वो 0 होगा। इसका अगर दूसरा पॉइंट लिखूं तो ये कहता है e ऑफ t की पावर r 0 होगा, ठीक है ना। कब, इफ r इज ऑड एंड r इज लेस देन n, ठीक है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है इसमें, तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला है, बहुत लेंदी सा फॉर्मूला लिख रखा है गामा में, तो वो भी एक फॉर्मूला है, तुम देख सकते हो। e ऑफ t की पावर r का एक फॉर्मूला लिख रखा है, जब r इज इवन एंड r इज लेस देन n, ठीक है। तो जब rth मोमेंट में r मोर देन इक्वल टू n होगा तो rth मोमेंट विल नॉट एग्जिस्ट। सो मेनली जो क्वेश्चन है वो इस पॉइंट पे बना रखा है इन्होंने ना, इसलिए थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। ओके है जी, सो आई थिंक इट इज फाइन नाउ। ठीक है, तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ कि दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जी। सर 10वां। if distribution with 1 and delta 2 degree of freedom becomes this as, तो आई थिंक ये एक डायरेक्ट थ्योरम है कि मुझे ये बताओ f1 n किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई थिंक जहां तक मुझे याद है tn स्क्वायर के, ऐसा होता है। ये सब थ्योरम बेस्ड है, इसी टॉपिक में थ्योरम है ये जो मैं बोल रहा हूँ। देखो तो इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। सो ये है जस्ट फॉर श्योरिटी, आप चेक कर सकते हो। जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो जो आता है टी एन स्क्वायर इज f1n, ठीक है, सही लिखा है ना। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका स्क्वायर करेंगे, सो दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन f1, n, ठीक है। अब आप बताओ मुझे tn डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट्स टू नॉर्मल 0 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ tn स्क्वायर विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन क्या, काई स्क्वायर 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसका मतलब है f1, n विल हैव काई स्क्वायर 1 डिस्ट्रीब्यूशन एज n टेंस टू इन्फिनिटी। चेक कर लो भाई, ठीक है। ये तीनों थ्योरम है ना, 1 2 3। तो इसलिए आपको जितने भी थ्योरम्स हैं वो अच्छे से याद, जैसे जैम के रिकॉर्डेड लेक्चर देखो वहाँ हमने डिटेल में थ्योरम्स लिखा रखे, नहीं तो जैसे वीके रोहतगी वाली बुक है उसका एक एक लाइन पढ़ो, समझो, याद रखो, चाहे डेफिनेशन हो चाहे थ्योरम हो, है ना, उस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। वीके रोहतगी या कैसेला बर्गर वाली बुक है, उसको एक एक लाइन पढ़ो और 10 बार पढ़ो, ये है पूरे बुक को, और जो सिलेबस का पार्ट है एटलीस्ट। ठीक है जी, सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बताइए नेक्स्ट। सर 15 और 21 हो रहे बस। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ, सर पोर्टल पे टोटल कितने मॉक टेस्ट अपलोड होंगे जो फुल लेंथ वाले हैं? 20 फुल लेंथ तो हमने सीयूटी का प्लान किया है। हाँ 20, कम से कम 20 तो होने चाहिए। कितने हुए अभी तक टोटल? 15 हो गए शायद। हाँ 15 हो गए ना, 20 होंगे। तो इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 0 1, तो
और अगर जैम वाले जो बच्चे हैं वहाँ कंप्लीट नहीं, वो भी कंप्लीट कर सकोगे। जैम का सिलेबस पूरा सीयूटी में भी है। तो प्रैक्टिकल जैम के 200 टेस्ट अपलोड हुए थे टोटल, और फिर है ना सीयूटी के 20, ये 20-30 अलग अपलोड होंगे। तो मतलब 230 टेस्ट कम से कम पोर्टल पे टोटल होगा। कितने टेस्ट है पोर्टल पे? एक मिनट रुको, जो देखता हूँ। सो पोर्टल अगर मैं लॉगिन करूँ तो हम्म, 245 टेस्ट, ठीक है ना। टोटल 245 टेस्ट पोर्टल पे अपलोडेड है। जो जैम वाले बच्चे होंगे, जो फुल पैकेज वाले लास्ट ईयर के होंगे, उनको 245 टेस्ट का एक्सेस होगा, है ना, टोटल। तो इसमें जैम, गेट, सीयूटी तीनों मिला के 245 है, ठीक है ना। ये है टोटल 245 टेस्ट अपलोड हुए हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें जो है ना जैम वाले बच्चे होंगे, इसमें टोटल जैम, गेट और सीयूटी तीनों मिला के 245 टेस्ट इस सेशन में अपलोड हुए हैं। ये एनीवे वापस आते हैं तो सर डाउट क्लास कितने बजे होगी? डाउट क्लास अभी तो 11, साढ़े 11 में, 11:30 से 12। तो क्योंकि अभी एक्चुअली ना मैं यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ जिस कॉलेज से बहुत दूर हूँ, वहाँ से मैं 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो मैं 8 बजे निकलता हूँ, 9 बजे पहुँचता हूँ। वहाँ से मैं 6 बजे निकलता हूँ, 7 बजे पहुँचता हूँ, है ना। ये होता है जनरली। तो 1 घंटे के मुझे लगते हैं आने जाने में। तो वैसा 7 से 12 क्लासेस चलती हैं। तो अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, इस महीने शिफ्ट हो जाऊँगा पास में। तब फिर 6 बजे के बाद होगी, लेकिन तब तक तुम्हारा सीयूटी का एग्ज़ाम हो चुका होगा। ये है कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे 15 में। तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट 0 1 है ना, तो हमें ये निकालना, सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों 0 1 है, तो इसका आप 0 1 0 1, ठीक है। तो इस बॉक्स में आप ये है, ये 1,1 है, तो ये आपका अभी सैम्पल स्पेस है समझो, ठीक है। तो सर हम्म। सर इसका चैट जीपीटी में मैंने सॉल्यूशन देखा, तो इसने पहले मोड को खोल रखा था, फिर इसने वाई को उधर लेके गया प्लस में, और फिर एक बार एक्स को उधर लेके फिर उसने कुछ किया था ऐसा। उसने क्या किया, एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, तो उसने क्या किया, छोड़ो, तुम कैसे कर सकते हो सीखो। अगर वो समझ आ रहा है वो भी सही है। चैट जीपीटी में अप्रोच ठीक बताता है, वो कैलकुलेशन कई बार गलत होता है ना। तो तुम्हें उसके आंसर पे बिलीव ना करके उसका अप्रोच तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें खुद से कैलकुलेशन करनी चाहिए। क्योंकि आंसर उसका कई बार गलत रहता है, क्योंकि वो 2 + 2 5 भी लिख देता है कई बार, तुम देखोगे तो ऐसा है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो लेकिन अप्रोच तुम्हें समझ अगर आ रहा है तो ठीक है, तो सॉल्व खुद से कर लो। एनीवे इसमें सिंपल अप्रोच, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना मैंने, अभी जस्ट जो इनसे पहले पूछा था जिन्होंने, कि x + y < 20, तो वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैसे ही तो है। ये भी ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्म है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस, तो सेम ही है जैसे अभी पीछे वाला सॉल्व किया था हमने, जिसका आंसर क्या 3/4 समथिंग आया था ना, 15/20। तो वही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ बस ग्राफ तुम्हें बनाना है, इसका ग्राफ बना लो, देन एरिया ऑफ दिस रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस। यूनिफॉर्म के केस में सीधा सीधा कर सकते हो। तो हम ग्राफ किसका बनाना है, मॉड x - y = 0.5, इसका ग्राफ बनाना है। तो खोलोगे तो आएगा x - y इज ±½ मतलब इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाने से पहले हम इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं, बाउंड्री का ग्राफ बनाते हैं। तो बाउंड्री है मॉड x - y इज हाफ, तो x - y इज ±½ ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तो ग्राफ बनाओ। x - y हाफ क्या होगा, तो x/1/2 प्लस y/(-1/2) बराबर 1। एक तो ये हो जाएगा, माइनस हाफ लेंगे तो x/(-1/2 प्लस y/(1/2) इज 1, ऐसा होगा जी। तो x में हाफ और y में -½ तो y में -½ इधर है मान लो, है ना, इस तरह से। सो ये लाइन है जिसका ग्राफ है x - y = ½ चेक कर लेना जी, ठीक है।
तो ये है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, तो यहाँ पे x आपका 1 है ना, तो यहाँ हाफ होगा ये, क्योंकि ये लाइन का अगर आप पता ना x माइनस वाई इज हाफ, तो x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आ जाएगी। सो 1 कॉमा हाफ, ये पॉइंट कितना है, हाफ कॉमा 0, ठीक है। और दूसरा अगर आप बनाओगे तो आई थिंक जो दूसरा है यहाँ पे कि x अपॉन -1/2, तो यहाँ -1/2 और y 1/2, तो ये बनाओगे तो ये कुछ बीच से पास करेगा, पैरेलल रहेगा, तो ये होगा x माइनस वाई इज माइनस हाफ। अब ये इसके बीच में जो शेडेड रीजन है ना, तो इस शेडेड रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिफॉर्म केस है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो और इसको पूरे सैम्पल स्पेस के एरिया से डिवाइड करो। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालना है, टोटल एरिया निकाल के जो बाहर दो ट्रायंगल बच गया है उसके एरिया को तुम घटा दो। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है, ये जो कॉर्नर पे है, तो ये पॉइंट क्या है, हाफ, ये भी हाफ पे ही कटेगा, तो ये हाफ हाफ, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू हाफ, ये सिर्फ इस वाले ट्रायंगल का एरिया आया। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आया, सेम आएगा, तो इंटू 2 कर देता हूँ, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दिया तो 2 टाइम हो गया। अब ये मैंने इसका निकाला, मुझे ब्लैक का चाहिए था, टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो ये रेक्टेंगल का एरिया मतलब स्क्वायर है हालांकि ये, तो ये 1 और ये 1 1 1 जा 1, सो 1 माइनस, तो ये हो गया जो ब्लैक रीजन है उसका एरिया अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस 1 है, तो कितना आ गया, ये कैंसिल कर लो, 1 माइनस 1/4, तो इसका भी 3/4 आंसर आ गया। यहाँ तो आंसर ही नहीं है, चेक करो कहाँ गलती हुआ है। हाँ ऑप्शन में नहीं है सर 3/4। हाँ हाँ देखो, तो वही देखो कहीं गलती किया क्या मैंने कैलकुलेशन में, चेक करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, सो 1/4, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, जो मैंने ग्राफ, जो शेडेड रीजन है ना यहाँ मोर देन है, मैंने जो किया ना ये लेस देन है, ये जो ब्लैक रीजन है ये है मॉड x माइनस वाई लेस देन हाफ। ओके, तो इसका मतलब मुझे वाइट रीजन का एरिया निकालना है एक्चुअली, क्योंकि समझ आ रहा ना क्या कह रहा हूँ, हमने क्या लिया है x माइनस वाई हाफ माइनस हाफ, तो इसके बीच का रीजन ले लिया, लेकिन इसको ये तो कुछ और है, तो मैंने जो किया ना ये ऐसा है, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई के लिए माइनस हाफ से प्लस हाफ, ठीक है। सो ये है हमारे पास, तो ये एक्चुअली ब्लैक रीजन ये वाला पोर्शन है, लेकिन यहाँ तो मोर देन है ना, तो मतलब मैंने लेस देन का निकाला, ये जो है ना, सो इसको हटा दो, तो ये जो था अभी जो बचा था, तो ये क्या है, रेड वाला पोर्शन जो है, ठीक है ना, ये रेड वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, x माइनस वाई इधर है ना, मॉड मोर देन हाफ, ये रेड वाला रीजन है, और जो ब्लैक वाला रीजन है मॉड x माइनस वाई लेस देन हाफ, मतलब उसके लिए टेस्ट कर लेते हैं टेस्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो बस यही थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, हाँ 1/4 आ गया। ठीक है ना। अब कोई कन्फ्यूजन है पूछो, हाँ सही है जी। तो मतलब ध्यान क्या रखना है कि ये रीजन मैंने जैसे बीच का ले लिया, तो क्योंकि मेरे दिमाग में ये था माइनस हाफ से हाफ, क्योंकि वहाँ पे ध्यान देना मोर देन है नॉट लेस देन, अगर लेस देन होता तो आंसर 3/4 आता, मोर देन है तो आंसर 1/4 आएगा, ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 एक बता दीजिए। y ज्योमेट्रिक 0.6 है जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि इसका पीएमएफ क्या है, ये नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, तो y है तो y माइनस 1, y की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। तो बताओ भाई मुझे तुम, प्रोबेबिलिटी y बराबर 5 कितना आएगा यहाँ से, q इंटू पी की पावर 4, q कितना है यहाँ p 0.6 है, तो 0.4 इंटू 0.6 की पावर 4 निकालो भाई, बताओ ये सब क्यों नहीं आ रहा भाई। सर फोर्थ ऑप्शन सर आएगा। 0. सर हम्म इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.01536। ऐसे कैसे आएगा, अच्छा वो सॉरी, हमें तो वो चाहिए सर ये था, आगे उसमें क्वेश्चन सर आगे भी है 1 ना, में y से इक्वल टू माइनस 5 कर अपॉन, देंगे ना। नहीं यहाँ तो ये 1 यहाँ तो ये भी तो होगा। था, मैंने तो ये निकाला ही सर, नहीं। 1 माइनस कर देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी तो मैंने ये निकाला, लेकिन मुझे तो ये चाहिए था, ओके। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना, मतलब मैंने फिर यहाँ पे ये नहीं देखा, मैं बस इसको देख के आंसर निकाल दिया। सो y बराबर 5 गिवन y मोर देन, तो e गिवन f निकालना आता है ना, इस आसान क्वेश्चन है भाई, ये क्यों नहीं हो रहा,
मतलब जिनसे ये सब भी नहीं हो रहा, तुम अभी बहुत, मतलब तुम ना अभी तुम्हारा लेवल बहुत लो है, मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, ठीक है ना। ये सब बच्चा 12th क्लास का बच्चा सॉल्व कर देगा, बता रहा हूँ मैं। ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब केयरफुली कैलकुलेशन करना। अगर कैलकुलेशन एरर आ ठीक है, अगर अभी तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो दिक्कत है। मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये सब नहीं दिक्कत होना चाहिए कि बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिक दे दिया और ये निकालना है। वो तो चलो हम लोग है ना, ह्यूमन एरर जो है कि केयरफुली कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन मतलब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पीएमएफ है, ई गिवन एफ निकालना है, इससे आ जाना चाहिए। बताइए, तो यहाँ से अब ये पीएमएफ यूज़ कीजिए, ये जो पीएमएफ है आपके पास, सो ये निकालिए y5 y मोर देन इक्वल टू 2। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, तो y की वैल्यू हो क्या सकती है 1 से इन्फिनिटी कुछ भी, इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ y5 है, तो y बराबर 5 ही आएगा न्यूमरेटर अपॉन। अब ये y मोर देन इक्वल टू 2 है, तो 1 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो मोर देन 2 में क्या होगा, बचेगा क्या, लेस देन 2। तो लेस देन 2 में क्या बचेगा, जस्ट 1। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1। अब कीजिए जी, अब सही है, तो ये आएगा 0.4 इंटू 0.6 की पावर 4 अपॉन, ठीक है, यहाँ तक 5 पे, और यहाँ पे आपका 1 माइनस 1 पे कितना आएगा, जब आप 1 रखेंगे तो q आ जाएगा ना। सो q आपका है 0.4, क्योंकि ये जब आप निकालेंगे यहाँ से तो y1 रख देंगे, q आ जाएगा 1 माइनस q p होता है, तो ये q मतलब 0.4 होगा। देख लो जी, सही है, वो लिखा पीएमएफ मैंने सही लिखा है, जी सर, जी सर। पीएमएफ सही लिखा है, पहले ये बताओ मुझे, वो पीएमएफ भी मैंने गलत लिखा है एक्चुअली, सर ये क्यू पे आएगा। ठीक है ना। यहाँ ऐसा होगा, मतलब सक्सेस फेलियर बदलना पड़ेगा, अगर उसके लिए तुम्हें इसको बदलना पड़ेगा। ये पीएमएफ लूंगा तो Q 0.6 है, P 0.4 है, तो यहाँ पे ना एक बार ध्यान दो, क्योंकि पहली बार सक्सेस आना चाहिए, ये सब है तो केयरलेस होने के निशानी। तो वैसा है कि तुम इसे ध्यान से देखो, मतलब मेरी भी गलती है इसमें। सो P इंटू क्यू की पावर y माइनस 1, यही है ना, सर p y इक्वल टू 1 0.6 आएगा। ठीक है ना, हाँ वही मतलब होगा। सो यहाँ से मतलब वो हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि तुम इसको केयरफुली देखो, P क्या है Q क्या है। जो मैंने पहले लिखा था, तो वहाँ पे मुझे Q को 0.6 लेना पड़ेगा, अगर तुम P 0.6 ले रहे हो तो फिर वो बदलना पड़ेगा तुम्हें। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने, तो यहाँ उल्टा लिखना पड़ेगा अगर वैसे लिखोगे तो, जो वो PDF लिखा था। तो Q की पावर 4 इंटू P, मतलब ये तुम्हें केयरफुली कैलकुलेशन करना होगा। तो इसमें मेरी भी गलती यहाँ पे है, क्योंकि मैं ठीक से लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी पावर P की पावर 1, तो यहाँ 6 0.4 की पावर 4, चेक कर लो एक बारी। मतलब ये कि क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, बस तुम्हें ठीक से कैलकुलेशन करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें बस कैलकुलेशंस हैं, समझ आया कि नहीं, जिनका डाउट है अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई, यस हो गया। हो गया ना डाउट क्लियर। मतलब मेनली क्या है कि आपको देखना है कि 2 पीएमएफ होता है ज्योमेट्रिक में, एक नंबर ऑफ फेलियर वाला, एक नंबर ऑफ ट्रायल वाला। तो इससे क्या क्लियर, ये क्यों लिखा गया है सपोर्ट, क्योंकि है ना इसमें हमें पता नहीं चलेगा कौन सा पीएमएफ लेना है, तो उसके लिए हमें सपोर्ट दिया गया है कि नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो उसके लिए होता है कि एक ही बार सक्सेस चाहिए ना, तो ये आएगा मतलब वाई की पावर, मैं दोबारा लिख देता हूँ है ना पहले। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन हमारा है y बराबर 5 गिवन y मोर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन, है ना, आलस के चक्कर में ना ऐसे गलतियाँ होती है, केयरफुली करोगे तो गलती नहीं होगी। कहते हैं आसान क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा p इंटू क्यू की पावर 4, और 1 माइनस इसको पुट करेंगे आप तो p आ जाएगा, है ना। तो इसको ये 1 माइनस पी क्यू ही हो जाएगा, फिर मैंने गलत काट दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ आ रहा है क्या करना है, ये कैंसिल गलत हो गया, ये p रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ से ये क्या आएगा जी, बताओ, निकाल लोगे ना आंसर पुट पावर कर। 3 हो मेरा जाएगा। पी क्यू बच जाएगा इसमें। निकाल हाँ लेंगे वही सर, कह हो रहा हूँ, जाएगा। देख लो कैलकुलेशन करके ठीक से। यहाँ पे पुट कर लो, इसमें 1 बाई 1 पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। और अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है, मतलब एक बार देख लो, किसी को कन्फ्यूजन हो तो फिर पूछो, तो क्लैरिटी आएगी, है ना, जल्दीबाजी में गलती होती है। ओके, अभी देख लो जिनका सोल्यूशन है, तो फाइनली पुट कर लो, y को यहाँ 5 रखो एक बारी, और y को 1 रखो और सॉल्व कर लो, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सर एक क्लास 21 है। अच्छा ठीक, तो सब कैलकुलेशन केयरफुली करना है, तो वही गलती हो जाएगा ना, तो आंसर गलत आ जाएगा।
इसमें क्या है भाई, इसमें अगर मैं लिखूं इसमें क्या ही दिक्कत है। सर नीचे वाला 21। अच्छा 21 में क्या है कि आपसे पूछ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर 2। हाँ तो काई, एक तो ये पता होगा आपको, काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल 1/2, यही ना होता है जी, एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, तो ये काई स्क्वायर 2 होता है। तो मतलब मान लो अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट है, IID काई स्क्वायर 2 मतलब एक्सपोनेंशियल 2। सो डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या फॉलो करता है जी, ये थ्योरम है ना, डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल, ये तो थ्योरम है। डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्च कर लो सिंपली, x1 x2 आपके पास एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, देन दिस विल बी डबल एक्सपोनेंशियल जिसको लाप्लास बोलते हैं। सो लाप्लास हो जाएगा, मीन तो 0 हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम है जी, देख लो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम्स हैं ना, इसमें कुछ है नहीं। अब प्रूफ करना चाहो, प्रूफ में टाइम लगेगा, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए लाप्लास होता क्या है, लाप्लास का मीन वेरिएंस MGF क्या होता है, तभी प्रूफ कर पाएंगे ना। ये है। नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन 16 में डाउट था। 16 जो है कि एक्स वाई सर आर, इसमें एक्स और वाई के मीन तो निकाल दिए थे, लेकिन मिनिमम ऑफ हाँ तो इंडिपेंडेंट एक्सपो एक थ्योरम होता है, फिर से मैं आपको बता दूं कि x1, ये सब थ्योरम्स पे हैं, x1 x2 xn, अगर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो मिनिमम ऑफ, अच्छा यहाँ अलग अलग है ना, तो इट्स बेटर मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो अलग अलग लिख दूंगा, मान लो ऐसा है, xi हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आई, है ना, फॉर ऑल आई, अब जितना चाहो उतना ले लो, 1 से लेके मान लीजिए n तक ले लिया हमने, ठीक। अब आपसे पूछता है कि इसका जो मिनिमम होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसी को याद है जी, बताओ, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना। तो ये रेट ऐड हो इसमें जाता है, तो एक्सपोनेंशियल n लैम्बडा होता है। लगाइए, अब बताइए आप। तो आपके क्वेश्चन में, जो आपका क्वेश्चन है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई मीन 1/10 है, तो जो रेट है ना वो 1/10 होगा, रेट 1/15 होगा, ध्यान दो, है ना, क्योंकि लैम्बडा यहाँ हम रेट लेते हैं, तो सर रेट 1/5। ठीक है ना, आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1/10 प्लस 1/15 आ जाएगा ये, सर वो 15 नहीं 5 है। ओ सॉरी 5, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आ जाएगा। अब तो मीन निकालेंगे इसका, जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ। सो ना, इसकी देखो, ये तुम देखो इतने कैलकुलेशन एरर क्यों होते हैं, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ना बहुत सारी लाइटें लगी जो आपको नहीं पता चल रहा होगा, जैसे 3 लाइटें पीछे हैं, ऊपर 7-8 लाइटें हैं सब साइड में, तो वो चमकता है बोर्ड मुझे, इसलिए कई बार ना लिखते लिखते गलती हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ मुझे सिर्फ लाइट ही लाइट दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, कैमरा उसको कंप्रेस कर दे रहा है ना, ये है, इसीलिए थोड़ा हो जाता है। एनीवे ठीक है ना, तो वैसा है। तो यहाँ से निकाल लीजिए ना, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए। 10/3 आ जाएगा उसमें। 10/3 आएगा, अच्छा। जी सर। हाँ वो देखो, फिर से समझो, ये लैम्बडा 1/10 था, लैम्बडा 2 1/5, ये रेट है। इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1/λ1 + λ2। हाँ वैसे भी कर सकते हो, वही कह रहा हूँ। तो एक जो हमारे पास है, अरे भाई रुको तुम, यहाँ से वैसा नहीं होगा, x है आपके पास एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 1, y है आपके पास एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 2, लैम्बडा रेट है, मीन 1/λ है, और जो मिनिमम है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, मिनिमम एक्स वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रेट ऐड होगा, ठीक। सो ये हो जाएगा। तो यहाँ से, ये मैं थ्योरम बता रहा हूँ, तुम्हें अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये चीज़, अब पुट करके देख लो जो भी आंसर आ रहा है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ये है, कंफ्यूज नहीं होना है। मीन में एक्सपोनेंशियल में लैम्बडा रेट है और मीन 1/λ है, हो जाएगा, देख लीजिए। कितना आएगा,
10/3 आएगा, है ना। हाँ चेक कर लो एक बारी। सो ये थ्योरम है, ये जनरलाइज केस में, तो ये आप पुट कर लीजिए 1/10, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए जी। हो गया तो कोई 27 के लिए कमेंट कर रहा है। अच्छा, कमेंट सिस्टम बहुत दूर है, मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो हालांकि सैम्पलिंग का है, लेकिन सैम्पलिंग का आसान तो है। तो आपके पास यहाँ पे क्या W/n पूछ रहा है, W²/n। तो W² जब आप करेंगे तो x1² अपॉन 1/n इंटू समेसन xi², क्योंकि स्क्वायर ख़त्म और साथ में अपॉन n भी था, तो 1/n टाइम, है ना, ये यही है जी। तो क्या होगा, तो n तो कट जाएगा, ऐसा लग रहा है, देख लो। सो नाउ बचा क्या, x1² अपॉन x1² से लेके xn², यही है जी, देख लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो मुझे ये बताओ, xi नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, तो अगर मैं सिग्मा से डिवाइड कर दूं x1 अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, यहाँ x1 अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर अप टू xn अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके पास xi है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, तो xi अपॉन सिग्मा है नॉर्मल 0 1, तो xi अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर है chi² 1, और chi² 1 होता है गामा कितना जी, 1/2 1/2, ठीक। तो ईच ये है आपके पास गामा 1/2 1/2, और एवरीवन यहाँ से ये एक टर्म इसको अलग रखो, क्योंकि यहाँ आपका होगा x2/सिग्मा होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो ये अकेला है गामा, दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख नहीं रहा होगा। सो गामा 1/2 1/2, और ये पूरा मिल के कितना हो जाएगा, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, n-1 टर्म्स हैं, तो ये गामा हो जाएगा n-1/2 कॉमा 1/2। आपको याद है एक थ्योरम कहता है कि गामा α1 बीटा अपॉन गामा α1 बीटा प्लस गामा α2 बीटा, कोई बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, बीटा फर्स्ट फाइंड अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 बीटा अल्फा 2, फर्स्ट। है ना। सो बीटा फर्स्ट α1 α2, तो लगा दीजिए, तो आपका है गामा हाफ 1/2, और यहाँ गामा हाफ हाफ, मतलब हाफ 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 हाफ, यहाँ n-1 दिस, तो ये आ जाएगा बीटा α1 की जगह हाफ है और α2 की जगह n-1/2 है, सो 1/2 n-1/2 ये आ जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड, ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए। तो मतलब ये सब थ्योरम्स हैं, तो आपको सारे थ्योरम्स याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में तो थ्योरम याद होगा तभी कर पाओगे, वरना ड्राइव करने में एक क्वेश्चन करने में ना आधा 1 घंटा लग जाएगा, पूरा एग्जाम एक क्वेश्चन में ही चला जाएगा, तुम प्रूफ करने के चक्कर में लग गए तो ये है। तो थ्योरम्स याद है तो ईजिली हो जाएगा, है ना। कोई इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से तुम इसको प्रूफ करोगे थ्योरम्स पर, तो टाइम लगेगा ना, ये है। ठीक है, इसको करके आओ, बाकी असाइनमेंट मैं अभी भेज देता हूँ आज, तो उसको भी ट्राई करना, अभी आज आ जाएगा आज शाम तक सारे, तो उसको ट्राई करके आना, फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर एक बार ईयर वाइज में फिर से डिस्कस करा दूंगा, 2024 का पेपर एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब तुम लोगों का काम होगा कि 1 से 75 पूरा करके आना, फिर जो बचेगा उसमें जैसे आज डाउट किया वैसे ही 2024 के पेपर में डाउट करेंगे, फिर 2023 के पेपर में, 22 21 के पेपर में, ऐसे होगा, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू, तो आज ही स्टॉप कर लेते हैं।